नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का मेरा क्लास है पदार्थ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसके पहले हम बता दिए हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने पार्ट्स होते हैं, इसके हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। तो आज बताना है कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती हैं। तो इसके पहले हम थोड़ा सा एक मोटिवेशनल शायरी हम बोलना चाहेंगे और उसको आप लोग थोड़ा सा सुनिए ध्यान से। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेगी हकीकत में, ख्वाब बदलेगी हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। तो इसी के साथ हम क्लास स्टार्ट करते हैं। पदार्थ क्या होती है, पदार्थ के बारे में पढ़ना है। पदार्थ इसी को हम बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं, यानी मैटर। पदार्थ क्या होती है ये पढ़ना है। तो दुनिया में जो भी चीज़ दिखाई देती है, ब्रह्मांड में जितना भी चीज़ दिखाई दे रही है वो सब क्या है, पदार्थ है। एक जो सुई होता है और एक हाथी होती है, सुई से लेकर जो हाथी तक, यानी दुनिया में जो तमाम चीज़ें जो दिख रहे हैं वो सब क्या है, पदार्थ है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें आपको द्रव्यमान हो, आयतन हो, भार हो, दाबे में रुकावट डाल सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। यानी पदार्थ हुआ है, अगर डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं हम लोग कि पदार्थ हुआ है जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो, दाब हो तथा रुकावट पैदा कर सके, ना अवरोध पैदा कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्योंकि अगर ये भी आपको दिख रहा है, इसका जो नोक दिख रहा है, ये भी क्या करता है, आपको स्पेस छेक रहा है, तो ये भी आपको पदार्थ है। यानी जो जगह छेकता है, जो स्थान गिरती है, वो सब क्या है, आपको पदार्थ है। यानी दुनिया में सारी चीज़ क्या है, आपको पदार्थ है। तो पदार्थ को दो आधार पर डिवाइड किया गया है। पदार्थ को दो आधार पर डिवाइड किया गया है। एक भौतिक आधार पर, भौतिक के आधार पर, और दूसरा रसायन के आधार पर, रसायन के आधार पर। भौतिक आधार पर अगर देखा जाता है तो पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस। रसायन के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है: तत्व यानी एलिमेंट, यौगिक यानी कंपाउंड, और मिश्रण, मिक्सचर। तत्व को देखा जाता है तो तत्व को तीन भागों में बांटा गया है: धातु, उपधातु और अधातु। कंपाउंड को देखा गया तो कंपाउंड को तीन भागों में बांटा गया है: कार्बनिक, अकार्बनिक और एक होता है भौतिक रसायन। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है: समान मिश्रण और विषमान मिश्रण। यानी आपको मिश्रण को दो भागों में बांटा गया: समान मिश्रण, विषमान मिश्रण। यानी हम लोग देखेंगे पदार्थ यानी द्रव्य क्या है, और द्रव्य को दो आधार पर डिवाइड किया गया है: भौतिक आधार पर और रसायन के आधार पर। भौतिक आधार पर आपको तीन भागों में बांटा गया है: ठोस, द्रव, गैस। और रसायन के आधार पर तीन भागों में बांटा गया: तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व तीन प्रकार का होता है: धातु, उपधातु और अधातु।
यौगिक जो होता है तीन प्रकार का होता है, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक रसायन। मिश्रण जो होती हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे कि समांग मिश्रण विषमांग मिश्रण क्या होती है। जो भी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, उसको एक एक करके पढ़ेंगे। कॉलम ठोस पढ़ेंगे, ध्रुव पढ़ेंगे, तो अब उसके बाद आपको तत्व पढ़ेंगे जिसमें धातु अधातु आएगा, यौगिक पढ़ेंगे जिसमें कार्बनिक अकार्बनिक भौतिक आएगा, भौतिक रसायन आएगा, मिश्रण पढ़ेंगे जिसमें समांग और विषमांग मिश्रण आएगा। इसको बारी बारी से एक एक करके हमको क्या करना है, इसको कवर करना है। तो अब इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद आपको एक एक करके बताते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ठोस क्या होती है, क्योंकि बताया था कि जो कितना आपको भौतिक आधार पर बांटा गया और रासायनिक आधार पर बांटा गया है। तो पहला ठोस है, ठोस यानी इसको बोलते हैं सॉलिड, यानी ठोस किसे कहते हैं, आपको बताना ठोस यानी सॉलिड किसे कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि मार्कर दिखाई दे रहा है, तो ये हमेशा मार्कर रहेगा, ये नहीं कि आपको द्रव नहीं बन सकता है, क्योंकि इसका आयतन जो है ना और इसका आकृति फिक्स है, और कभी आप पानी नहीं बन सकता है, कोई द्रव नहीं बन सकता है। तो यही आपको डिफाइन बनता है, डिफिनेशन बनता है कि वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति क्या होती है, निश्चित होती हैं, उसे हम ठोस कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति निश्चित होती है उसे क्या कहते हैं, हम लोग ठोस कहते हैं। कोई भी चीज़ देख लीजिए आप अपने आसपास जितना भी ठोस पदार्थ दिखाई दे रहे होंगे वो देख लीजिए उसको, क्या उसका कोई ईंट है, आप क्या उसको चेंज कर सकते हो, द्रव बना सकते हो? नहीं, क्योंकि वो फिक्स है, वो हमेशा ईंट के आकार में रहेगा। 10 साल बाद देखिएगा तो हमेशा वो ईंट के आकार में रहेगा। तो ठोस किसे कहते हैं? तो वैसा पदार्थ जिसका जिसका आयतन एवं आकृति निश्चित होती हैं, उसे ठोस कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकृति निश्चित होती है उसे ठोस कहते हैं। अब आयतन क्या है? आयतन मान लीजिए कि आयतन किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो कम से कम या अधिक से अधिक जगह छेदता है या स्थान घेरती है तो उस वस्तु का आयतन कहलाता है। यानी वह वस्तु जो कम से कम या अधिक से अधिक स्थान छेदती है तो उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो आयतन को समझ में आ गया? तो बता देंगे, आप बताना है ठोस के विशेष गुण बताना। ठोस के विशेष गुण क्या होती है? ठोस के विशेष गुण से पहला है, क्योंकि हर इंसान का गुण होता है, ऐसा थोड़ी है कि गुण किसी का नहीं होता होगा, कोई अच्छा गुण वाला होता होगा, कोई बुरा गुण वाला होता होगा। तो उसी प्रकार ठोस का गुण क्या होता है, तो गुण को देखना है। पहला आपको द्रवणांक और क्वथनांक, तो द्रवणांक एवं क्वथनांक किसे कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? ये तो बता दें आपको, क्योंकि आप जानते हो कि जो ठोस होता है उसको हम गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में आती है। तो जब ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं द्रव अवस्था में आ जाती है तो उसे द्रवणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? द्रवणांक। और जब द्रव पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो गैस अवस्था में आ जाती है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक आपको समझ में आ गया? ये आपको हम क्लास लेंगे, एक क्लास में पूरा हम क्लियर करेंगे। आखिर में द्रवणांक, क्वथनांक, जो हिमांक, जमुना या संगणन क्या होती है, एक क्लास में क्लियर करेंगे हम। क्योंकि आपको यहाँ पर आया तो बता दिए कि जब ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं द्रव अवस्था में आती है उसे द्रवणांक कहते हैं, और जब द्रव पदार्थ को गर्म करते हैं तो गैस अवस्था में आती है उसे क्वथनांक कहते हैं। चलिए ठीक है, तो हम देखते हैं कि ठोस पदार्थ का द्रवणांक क्वथनांक क्या होती है। तो ठोस पदार्थ जो द्रवणांक और क्वथनांक होती हैं वह ऊंच होती है। ठोस पदार्थ का द्रवणांक क्वथनांक क्या होती है? ऊंच होती है। अब ऊंच क्यों होती है भाई? क्योंकि ठोस पदार्थ जो होता है उसके जो कण होते हैं, ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं वो आंतराणविक आकर्षण बल द्वारा बहुत मजबूती से बंधे होते हैं।
इसलिए उस ठोस पदार्थ का द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होती है? ऊंच होती है, निश्चित होती है ना। यानी ठोस पदार्थ का द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होती है? ऊंच होता है। क्या होता है? ऊंच होता है। अगर आपको लिखना तो लिख सकते हैं कि ठोस पदार्थ का द्रव्यमान क्वथनांक ऊंच होती है क्योंकि ठोस पदार्थ के अणु एक मजबूती बल आंतराणविक आकर्षण बल द्वारा क्या होती बंधी होती हैं, इसलिए ठोस पदार्थ का द्रव्यमान क्वथनांक क्या होती है? ऊंच होती है। दूसरा है घनत्व। अब घनत्व क्या होता है? आप जानते हो द्रव्यमान बटा आयतन होती है। तो ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो ऊंच होता है। क्या होता है? ठोस पदार्थ का जो घनत्व होता है वो क्या होता है? ऊंच होता है। हम बोलते जा रहे हैं तो आप उसको नोट कर लेना है कि ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होती है? ऊंच होती है ना। आप लिख सकते हैं, लिख जाइएगा। ठोस पदार्थ का जो घनत्व होती है क्या होती है? ऊंच होती है। तीसरा पॉइंट है सपिंडता मतलब होता है कि दबाना, प्रेस करना, दबाना। तो बताइए कि जो ठोस पदार्थ होता है क्या उसको आप दबा सकते हैं? तो आप आंसर बताएंगे नहीं, क्योंकि जो उसके अणु होते बहुत मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए हम उस पदार्थ को दबा नहीं सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ठोस पदार्थ होते हैं असपिंड होते हैं। क्या होते हैं? ठोस पदार्थ असपिंड होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि ठोस पदार्थ को दबाया नहीं जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ सपिंडीय नहीं होते हैं, यानी असपिंड होते हैं। समझ में आ गया? सपिंडता का अर्थ होता है दबाना, प्रेशर करना, उसको दबाना। तो ठोस पदार्थ दबता नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि जो उसके कण है वो मजबूती से बंधा हुआ है, तो उसको दब क्यों पाओगे? तो ठोस पदार्थ तो क्या होते हैं? असपिंड होते हैं। आपको समझ में आ गया? चौथा है प्रसार या संकुचन। यानी प्रसार संकुचन क्या होती है? यानी प्रसार में फैलना होता है, संकुचन में होता है दब जाना। यानी ठोस पदार्थ में प्रसार या संकुचन नहीं पाई जाती है। ठोस पदार्थ में प्रसार या संकुचन नहीं पाई जाती है। और उसके बाद है पांचवा गतिज ऊर्जा। तो आपको बता दें हम कि ठोस पदार्थ के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अभी बार बार वही बता रहे हैं, क्योंकि उसके जो अणु होते हैं वो मजबूती से क्या होते हैं? आंतराणविक आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा क्या होती है? नहीं पाई जाती है। ठोस पदार्थ के अणुओं के बीच में क्या होती है? गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है ना। उसके बाद अब आंतराणविक आकर्षण बल क्या है, इस देख लेते हैं। आंतराणविक आकर्षण बल क्या है? छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आंतराणविक आकर्षण बल। अब आंतराणविक आकर्षण बल क्या है? अब मान लीजिए ये आपको ईंट है। अब ईंट में आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि पूरे दुनिया क्या है? आपको कणों से मिलकर बना है। पूरा पदार्थ जो होता है वो कणों से मिलकर बना है। तो आंतराणविक आकर्षण बल किसे कहते हैं? तो पदार्थ के कणों के बीच में एक प्रकार की बल लगती हैं, आंतरिक बल लगती हैं, तो उसी बल को आंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। यानी पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं लोग? आंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाले बल को आंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद एक और होता है आंतराणविक स्थान होता है। तो आंतराणविक स्थान क्या होता है? तो पदार्थ के दो अणु के बीच में क्या होती है? आपको रिक्त स्थान होती है, उसी स्थान को आंतराणविक स्थान कहते हैं ना। आंतराणविक स्थान कहते हैं क्योंकि मान लीजिए कि गैस के अणु हम इसमें देख लें, गैस के अणु, तो गैस के अणु में बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होगा। मान लीजिए कि गैस के अणु है, गैस के अणु तो दो गैस के अणु के बीच में रिक्त स्थान होती है ना। तो उसी रिक्त स्थान को हम क्या बोलते हैं? आंतराणविक स्थान कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि पदार्थ के अणु के बीच में
जो रिक्त स्थान होती है उसी स्थान को आंतरिक स्थान कहा जाता है। क्या कहते हैं लोग? आंतरिक स्थान कहा जाता है। तो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग हम बोलते गए हैं तो आप लोग उसको लिख लिए होंगे, डिफाइन जो बोल रहे थे उसको लिख लिए होंगे, है ना। तो हम वीडियो को यहाँ पर अंत करते हैं और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।